में पढ़ने के लिए हमने, जैसे कि हमने अब प्रीवियसली हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लैंडमार्क्स सब चीज़ें हमने पढ़े। उसके बाद हम हिस्ट्री पे आते हैं, ये आप लोगों का बेसिक है। हिस्ट्री, जब आप मरीज से हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में आपको क्लू मिलते हैं, उस क्लू की वजह से हम आसानी से हमें डायग्नोज तक हम पहुंच सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लेते हो और आपको क्लू नहीं मिलते हैं तो फिर डायग्नोज करना आपके लिए क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। प्रेजेंट कंप्लेन का मतलब कि अब मरीज को कौन कौन से साइन सिम्टम है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंप्लेन। अब मरीज आपके पास आया, मरीज ने आपको कहा कि मुझे सिम्टम जो है वो रिस्पायरेटरी के अगर हम पूछते हैं, सिस्टम के हम पूछते हैं तो इसमें रिस्पायरेटरी के रिलेटेड वो हमें साइन सिम्टम बताएगा। उसमें अब फॉर एग्जाम्पल वो हमें बताता है कि मुझे कफ है, क्या है, कफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को शॉर्ट टर्म में हम SOB भी कह सकते हैं, सही है। चेस्ट पेन है विद ब्रीथिंग, उसको जब वो सांस लेता है तो उसको उस टाइम उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, जब सांस उसको निकालता है या उस टाइम उसको पेन होता है या उसको रिलीविंग मिलती है, तो ये भी हम उसमें नोट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सर्जरीज, ट्रॉमा, मीन्स इससे पहले उसको कोई रिस्पायरेटरी ट्रॉमा हुआ था, मीन्स एक्सीडेंट हुआ था, गिर गया था, कोई भी मसला था उसको या नहीं था, या उसकी प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है रिस्पायरेटरी कैविटी की या नहीं हुई है, या उसको चेस्ट पेन या उसको इन्फेक्शन, मीन्स कोई भी इन्फेक्शन उसको हुआ था, कोविड उसको आया था, नमूनिया आया था, COPD आया था, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, अपर हुआ था, लोअर हुआ था, तो ये सब हम उस मरीज से हम पूछते हैं कि रिसेंटली उसको पास्ट हिस्ट्री में इसको ये चीजें पूछते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री, कुछ डिजीज रिस्पायरेटरी इस तरह है कि वो फैमिली में एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास अस्थमा है या बाकी कुछ डिजीज है आपके पास, वो एक से दूसरे में जा सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग आजकल एक फैशन बना हुआ है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट में ये बहुत ज्यादा है कि स्मोकिंग एज अ फैशन यूज करते हैं, या साथ में उसके साथ चर्स वगैरह लेते हैं ताकि उसको नींद ना आ जाए और वो ज्यादा पड़े। ये एक वैसे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, एक मिसकंसेप्ट लोगों में स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉडी पे बहुत ज्यादा खराब जा रहा है, क्योंकि हम अभी तो चर्स वगैरह पीते हो तो मीन्स आप जागे रहते हो, मीन्स आपको नींद कम आती है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग देख लो कि एक स्मोकिंग आप करते तो उससे आपका कितना एज कम होता है, या सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप आज जाके जो लोग स्मोक करते हैं, आप एक वाइट कपड़ा उठाओ और उस वाइट कपड़े के अंदर आप इनहेल करो स्मोक को, बाहर निकालो तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा, अगर ज्यादा हो तो उसको ब्लैक तक फिर वो कन्वर्ट भी होता है। तो इसमें इस तरह, जिस तरह एक वाइट कपड़े को इस तरह एक दाग बनाते हैं, इसके ऊपर एक लेयर बनता है, इस तरह आपके लंग्स के अंदर इंटरनल जो लेयर है उसके ऊपर भी एक लेयर बनता है, वो लेयर की वजह से फिर आपको मल्टीपल डिजीज और ये चीजें हो जाती हैं। अब अगर आप एग्जांपल देते हैं कि एक बंदा है वो तो 30 साल से स्मोक करता है, उसको कुछ नहीं हुआ, मे भी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आप तो उस तरह नहीं हो ना। हर एक इंसान का इम्यून सिस्टम, हर एक इंसान का इंटरनल बॉडी फंक्शन, सब चीजें क्या है, डिफरेंट है दूसरों से, तो इसलिए आप पे शायद वो इफेक्ट कर ले, तो इसमें इन चीजों से आप लोगों ने दूर रहना है, स्मोकिंग की चीजों से दूर रहना है। आप स्मोकिंग को किस तरह क्वाइट कर सकते हो, उस मीन्स आप कोई भी चीज हो उसकी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती, लेकिन ये कहना कि वो ये उससे क्वाइट होना, इससे साइड पे होना, ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं, ये इजी है, पॉसिबल है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं उन्होंने इस तरह क्वाइट किए। मीन्स अब रमजान आ रहा है तो रमजान में आप लोग आसानी से उसको क्वाइट कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। अच्छा, एनवायरमेंटल एक्सपोजर आपके पास है जी, ट्रेवल। एनवायरमेंटल एक्सपोजर में आपके पास ये है कि अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पे आपके पास पोल्यूशन ज्यादा हो, ट्रैफिक गाड़ियों की हो, या आप किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हो वहां पे आपके पास पोल्यूशन ज्यादा हो, तो उसकी वजह से आपके पास डिजीज वगैरह हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि एक्टिव स्मोकर होता है, एक पैसिव स्मोकर होता है, तो वो पैसिव स्मोकर भी एनवायरमेंटल में आ सकता है। कोई भी स्मोक करते तो आपको उस जगह में नहीं बैठना चाहिए, तो इट मींस आपको साइड पे होना चाहिए। उसके बाद एलर्जीज, किस चीज से आपको तो एलर्जी नहीं है, मल्टीपल लोग होते हैं उसको एलर्जीज होती है,
थोड़ा सा सर्दी स्टार्ट हो जाती है, डस्ट होता है तो उसको जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है, उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मल्टीपल एलर्जी है। तो फिर उसने क्या करना है, उस एलर्जी की हमारे पास वैक्सीन होती है, वैक्सीन लगाते हैं, उससे भी नहीं होता, इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो फिर उसने उस फैक्टर से खुद को बचाना है, जिस फैक्टर से जिसको एलर्जी है उस फैक्टर से खुद को उसने बचाना है। वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। मेडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। फिर आपके पास क्या है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए उसने पहले किया है या नहीं किया, या अब वो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं रहे हैं, या आपके पास उसके ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मीन्स कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या टोबैको में कोई कंपनी है उसमें काम करता है, तो उसके ऊपर इस तरह के मसले आ सकते हैं। The 6 principal symptom of the respiratory tract। अब 6 symptoms है, ये 6 symptoms respiratory tract, अगर किसको respiratory tract में कोई भी इशू होगा तो आपको ये 6 symptoms आप लोगों को बता सकते हैं। उसमें फर्स्ट आपके पास क्या है, कफ है। कफ 2 किस्म के हमारे पास होते हैं, ड्राई कफ होता है आपके पास, प्रोडक्टिव कफ होता है आपके पास। ड्राई कफ में मीन स्पूटम वगैरह नहीं निकलते हैं, प्रोडक्टिव कफ में आपके पास स्पूटम निकलते हैं। अब जब स्पूटम आपके पास निकलते हैं तो स्पूटम के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, कोका, सही है, कोका हम यूज करते हैं कि मीन्स वो किस तरह है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है हमारे पास, ब्लड स्ट्रेक स्पूटम्स हेमोप्टेसिस और प्लोरेंट। अब स्पूटम के अंदर हमारे पास क्या आता है, ब्लड आता है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हेमोप्टेसिस। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं कि अगर किसी भी स्पूटम के अंदर ब्लड आता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हेमोप्टेसिस हम यूज करते हैं। और प्रूलेंट, प्रूलेंट भी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्रूलेंट स्पूटम इज ऑफ वाइट, येलो और ग्रीन एंड ओब्लिक स्पूटम। अब उसके कलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजीज उसके स्पूटम्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कुछ में व्हाइट होता है, कुछ में येलो होता है, कुछ में ग्रीन होता है, तो वो डिजीज के हिसाब से ये हमारे पास कलर चेंज, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रूलेंट हम कह सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, डिस्पनिया डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मींस वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसका सांस फूलना उसको हम कह सकते हैं। वीज, हमारे पास साउंड होते हैं, वीज साउंड हमारे पास है, म्यूजिकल साउंड आपके पास है, ये फ्लूइड इन्फेक्शन आपके चेस्ट के अंदर होता है तो उसमें ये चीजें हो सकती है। चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन हो सकता है। मीन चेस्ट पेन का एक बात याद रखना आप लोगों ने, अगर चेस्ट पेन आपको पास है तो वो मल्टीपल चीजों की वजह से, ये नहीं कि चेस्ट में पेन आया तो वो कार्डियक का पेन है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि चेस्ट में आपके पेन स्टमक की वजह से आ सकता है, मस्कुलर की वजह से आ सकता है, रिस्पिरेटरी की वजह से आ सकता है, कार्डियक की वजह से आ सकता है, सही। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखने हैं कि इससे मल्टीपल चीजों की वजह से चेस्ट पेन आपको आ सकता है। कफ, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, कफ। कफ इज टिपिकली अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दैट इरिटेट रिसेप्टर्स इन द लैरिंक्स, ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंकाई। कफ आपके पास क्या है कि एक स्टिमुलस होता है, सही, वहां पे एक स्टिमुलाई होती है कि आ जाओ यहां से कफ कर लो, वहां पे इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन की वजह से एक स्टिमुलाई स्टार्ट होती है तो हम कफ स्टार्ट करते हैं। These stimuli include mucus, pus, blood, dust, foreign bodies, and even extremely hot or cool air. ये जस्ट ये नहीं है कि मीन्स एक चीज से आपको कफ होता है, मल्टीपल चीजें आपके पास है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप गर्म जगह पे हो, अचानक आप बाहर गए, बहुत ज्यादा सर्दी, आप लंबा सांस ले तो आपको कफ स्टार्ट होगी, सही, या बहुत ज्यादा गर्म एक्सट्रीमली गर्म एयर आप एंटर करते तो उससे भी आपके पास कफ स्टार्ट हो जाती है, सही है। रीजन क्या है, एसी में आप बैठे हो, अचानक बाहर गए, आपने एयर एंड की तो उसमें भी आपको कफ हो सकती है। या आपके पास कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी से मुराद है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई पार्टिकल्स या कोई भी चीज आपके लंग्स में, ट्रिकिया में चला जाता है तो उससे आपको कफ एराइज होगी, या उसके अंदर ब्लड जमा होता है, आपके लंग के अंदर कोई ब्लीडिंग होती है इंटरनल, उसकी वजह से आप कफ करोगे, उस ब्लड को बाहर निकालें। या ब्लड के साथ साथ हम डस्ट हम इन करते हैं, डस्ट हमारे पास ये नहीं, डस्ट में हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जब हम इन करते हो पार्टिकल लंग में चले जाते तो उससे हम भी अब कफ करते हम बाहर निकालें। पस हो, वहाँ पे म्यूकस हो, या वहाँ पे स्पूटम वगैरह जमा होते हैं, हम कोशिश करते हैं, कफ करते हैं, हम उस स्पूटम को बाहर निकालें। अब एक मरीज है आपके पास, उसके कोई भी फॉरेन बॉडीज है, स्पूटम है, जो भी चीज है,
वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं निकलता है, तो फिर हम उसके लिए अल्टरनेट हम सक्शन करते हैं, सक्शन के थ्रू हम उसको फिर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। या हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, साथ में वो हमारे पास इनहेलर फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, सही है, या हमारे पास हम मेडिसिन भी हम दे सकते हैं। लेकिन उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में फिजियोथेरेपी भी हम करते हैं ताकि वो क्या करें, हम बाहर उसको निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू है कि पेशेंट डिस्क्राइब ऑफ देयर कफ में बी हेल्पफुल। अगर मरीज आपको डिस्क्राइब करे कि उसको किस टाइप का कफ है, किस तरह कफ है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको थोड़ा सा डायग्नोज में आसानी होगी। अ कफ इज associated with inflammation of the epiglottis caused by the breaking quality cough। अब अगर आपके पास एपिग्लॉटस की इन्फ्लेमेशन की वजह से कफ है, तो क्यों आपके पास है, बार्किंग क्वालिटी कफ है, मीन जिस तरह बड़े आवाज में आप कफ करते हो, सही, तो उसको हम कहे बार्किंग क्वालिटी कफ, हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एपिग्लॉटस का है। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि अगर आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लॉटस हो तो आपके पास बार्किंग क्वालिटी कफ होगा। ट्रिकिया compressions by a tumor cause a loud and brassy cough। अब अगर ट्रिकिया आपके पास कंप्रेस किया है किसी ट्यूमर ने, तो आपके पास लाउड एंड ब्रेसी कफ होगा, लाउड लंबा और ब्रेसी कफ आपके पास होगा। इसके हमारे पास साउंड है, वो साउंड में आप लोगों को सुनाऊंगा तो फिर आप लोगों को इसमें डिफरेंशिएट का पता चल जाएगा। कफ एसोसिएटेड विद रिकरेंट laryngeal nerve palsy have a hollow sounds because and vocal cord are unable to close completely. This has been described as a bovine cough। सही, बोविन कफ आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास लेरेंजियल की पाल्सी होती है, मींस लेरेंजियल को जो नर्व आते हैं उसमें कोई डिफेक्ट होता है, वो अपना फंक्शन छोड़ लेते हैं और आपका एपिग्लॉटस कंप्लीटली बंद नहीं होता है, तो उससे जो कफ होता है उसको बोविन कफ कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आपके पास स्पूटम है, तो स्पूटम इट इज एन इम्पोर्टेंस टू इंक्वायर अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पूटम प्रोड्यूस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि हम इंक्वायरी कर ले कि किस टाइप्स ऑफ स्पूटम आप प्रोड्यूस करते हो। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्यूरिलेंट्स येलो और ग्रीन स्पूटम सजेस्ट द डायग्नोज ऑफ ब्रोंकाइटिस और लोबर नमूनिया। लोबर नमूने क्या है कि एक लोब का नमूना है, उसको हम लोबर नमूने कहते हैं, मींस कंप्लीटली लंग्स का नमूने एक लोब्स को इफेक्ट किया, एक लोब्स को उसने इफेक्ट किया, या लोअर लोब से, अपर लोब से, मिडल लोब से, या लोअर एंड अपर लोब राइट साइड लेफ्ट साइड पे। फाउल स्मेलिंग डार्क कलर स्पूटम्स may indicate the presence of a lung abscess with anaerobic organism। अब अगर गंद स्मेल आ रही है, फॉल स्मेल मीन्स गंद स्मेल आ रही है जिससे आपको वोमिट आती है, इस तरह की स्मेल हो जिससे आपको वोमिट आती है, वो स्मेल आपको आ रही है, साथ में आपके पास डार्क कलर स्पूटम है, किस कलर का, डार्क कलर का स्पूटम से, वो आपके पास इंडिकेट करता है कि लंग में एब्सेस है, लंग में क्या है, एब्सेस है विद इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म या इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म आपके पास होते हैं, जो इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें आपके पास है। पिंक फ्रोथ सिक्रीशन इंडिकेट पल्मोनरी उडीमा। अब अगर पिंक फ्रोथी सिक्रीशन है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा आपके पास सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो आपके पास क्या इंडिकेट करता है, उडीमा आपके पास इंडिकेट करता है पल्मोनरी। हेमोप्टेसिस कफिंग अप ऑफ ब्लड। हेमोप्टेसिस मीन्स जब आपके पास कफ के साथ आप वो करते हो उसके साथ ब्लड आता है, कैन बी सिनेस्टर साइन ऑफ द लंग्स डिजीज एंड मस्ट ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेट। ये आपके पास एक साइन है, उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये क्यों उसके साथ ब्लड आ रहा है, मीन्स आप कफ करते हो उससे आपको ब्लड बाहर निकल आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं। अच्छा, इस चीज़ों में ये होता है कि इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके पॉइंट आपने एक पेज पे लिखना है कि कौन सी डिजीज में कौन सा स्मेल होगा, कौन सा कलर होगा और उसको हम किस तरह इंडिकेट करते हैं, ये आपने एक पेज पे लिखना है।
स्पेशली ये आपने कब पढ़ना है, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होता है उसके मॉर्निंग में आपने इन चीज़ों को रिपीट करना है ताकि आप लोगों को याद हो या आप उसको भूल ना जाए। उडीमा मीन्स तो उसकी स्वेलिंग हो गई है, सही है? सेम है। अच्छा, ब्रेथलेस आपके पास डिस्निया, ब्रेथलेस हम उसको कहते हैं, डिस्निया हम उसको कहते हैं। इस साइंस सिम्टम पे आप लोग खुद को समझ सकते हो तो फिर आप लोगों को आसानी होगी, इसको समझो। An abnormal almost of work is required for breathing is called dyspnea. इस मीन्स आपके पास डिस्निया हम किस चीज को कहते हैं कि जब आपके पास वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, उसको हम डिस्निया कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आप आसानी से सांस नहीं ले सकते उसको हम क्या कहते हैं, डिस्निया हम उसको कह सकते हैं। डिस्निया इज कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 4 बेस्ड ऑन द न्यू यॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। ये आप लोगों को डिवाइड किया है कि ये आपके पास 4 ग्रेड में हमने उसको डिवाइड किया है। तो उसमें किसने डिवाइड किया है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने क्लासिफाई किया है। क्लास 1 में आपके पास क्या होगा, डिस्निया ओनली ऑन हेवी एक्सर्शन, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपको डिस्निया होगी। डिस्निया ऑन मॉडरेट एक्सर्शन, आप थोड़ा सा काम करते हो आपको डिस्निया होगी। डिस्निया ऑन मिनिमम एक्सर्शन, आप थोड़ा सा काम करते हो आपको डिस्निया होगी। एंड डिस्निया एट रेस्ट। अब बात सुन लो, एक ये है कि आप बेड पे हो फिर भी आपको क्या है, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, उसको आप ग्रेड 4 दोगे, ग्रेड 4। आप ग्रेड 3 क्या है कि जब आप बेड से वॉशरूम तक जाते हो फिर आपको डिस्निया काज होती है, मींस उसको ग्रेड 3 देखते हो। आप ग्रेड 2 आपके पास के कि आप थोड़ा सा काम करते हो, थोड़ा सा आप चलते हो, ज्यादा चलते हो, सही, आपने एडीएल से थोड़ा सा ज्यादा काम करते हो तो इस मींस आपको क्या होगी, डिस्निया होगी आपके पास। फिर आपके पास क्लास 1 है, जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो, मींस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हो या दूर तक आप जाते हो पैदल, तो आपको एक्सर्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम ग्रेड 1 कह सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास ग्रेड है, तो ये ग्रेड के हिसाब से आप लोग उसको डिवाइड करते हैं। द इनिशियल हिस्ट्री क्वेश्चंस शुड बी एज ब्रॉड एज पॉसिबल। एग्जाम्पल डिस्निया आपके पास है, जो आपके पास इनिशियल क्वेश्चन है उसमें हम डिस्निया के किस तरह क्वेश्चन हम करें। ये बात बीच में कौन करता है, बीच में बातें मत करो। Have you had any difficulty in breathing? आपको कोई भी डिफिकल्टी है ब्रीथिंग के में, मीन्स आप जब सांस लेते हो आपको कोई डिफिकल्टी है। अगर एक मरीज को डिस्निया है तो हम उससे किस तरह क्वेश्चंस करेंगे, जब आप उससे हिस्ट्री लेते हो तो इस मीन्स आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो हम किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे, हैव यू हैड एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको ब्रीथिंग में कोई डिफिकल्टीज है। ऑनसेट कब स्टार्ट होती है, व्हेन डिड यू फर्स्ट नोटिस द डिस्निया, did anything precipitate the dyspnea, exposure to any allergy, कोई ऐसा चीज है जो आपकी डिस्निया को इंक्रीज करता है, अगर किसी चीज से आपको एलर्जी हो। लोकेशंस, इज द डिफिकल्ट इन योर थ्रोट और नेक एरिया और चेस्ट, किस एरिया में आपको डिफिकल्टी होगी, नेक में होगी या आपके पास चेस्ट में होगी। ड्यूरेशन, does the occur at the particular times of day, particular time of day में ये होता है। did it comes on sudden or gradual, या ये सडन स्टार्ट होता है या ग्रेजुअली। सडन स्टार्ट होना क्या है, आपके पास अचानक आपको सांस बंदा स्टार्ट हुआ है, ग्रेजुअली आपको पता चल जाता है कि आप आगे आगे मेरा क्या होगा, सांस खराब होगा या मेरे सांस में तकलीफ मुझे स्टार्ट होगी। जिस तरह लोगों को पता कि मैं थोड़ा सा चलता हूं तो मुझे सांस खराब होना स्टार्ट हो जाता है, या लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा बातें करता हूं तो मुझे सांस खराब होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम मरीज से करते हैं। डिस्निया के पास छोटा सा एक सिम्टम्स है, क्या है, एक सिम्टम्स है, लेकिन उसके इतने क्वेश्चन हम मरीज से पूछ सकते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि हम क्लिनिकल पे जाते, इस तरह हम उधर क्या कर ले। क्लिनिकल पे जाकर मरीज से इस तरह डिटेल हिस्ट्री लोगे तो आप लोगों को चीजें समझ आएगी, हिस्ट्री नहीं लोगे तो आप लोगों को कहां से चीजें समझ आएगी। चेस्ट पेन, आप चेस्ट पेन आपके पास मे बी काज बाय कार्डिक, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और मस्कुलोस्केलेटल एटियोलॉजी। मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में कहा कि ये कार्डिक का भी हो सकता है, रिस्पायरेटरी का भी हो सकता है, जीआई का भी हो सकता है या मस्कुलोस्केलेटल का भी हो सकता है, लेकिन हम उसके कैटेगरीज से हम क्या करते हैं, उसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। द नर्स should carefully ask follow-up questions using the old
चार्ट या ओल्ड चार्ट या कोल्डेरा, मल्टीपल लोगों ने डिफरेंट PQRST भी यूज किया है, कोल्डेरा भी यूज किया है, ओल्ड चार्ट भी यूज किया है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसमें सेलेक्ट करते हो। अगर ओल्ड चार्ट आपके पास है, मेमोनिक टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द पेन, ये आपके पास एक फार्मूला है कि ओल्ड चार्ट आप उसको किस तरह आप उसको मालूम करते हो, मरीज से किस तरह पूछते हो। फर्स्ट आपके पास ओ का मतलब क्या है, ऑनसेट, एल का मतलब लोकेशन, डी का मतलब ड्यूरेशन। ऑनसेट मींस कब स्टार्ट हो जाती है, पेन कहाँ पर होता है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है। फिर आपके पास सी मींस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कौन कौन से है, और ए मींस एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन, किस किस चीज की वजह से ज्यादा होता है कम होता है आपके पास। रिलीविंग फैक्टर, कब ये कम होता है खत्म होता है, और ट्रीटमेंट आप उसकी इलाज क्या क्या कौन कौन से मेडिसिन लेते हो उसकी इलाज के लिए। तो ये आपके पास ओल्ड चार्ट जो है आपके पास, उसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों से आसपी में पूछे या MCQs में पूछे तो इट्स मींस आप लोगों ने तीनों को याद है, PQRST भी याद रखना है, कोल्डेरा भी याद रखना है, ओल्ड चार्ट भी याद रखना है, क्योंकि इस सब में कोई भी आपको आ सकता है। तो इसमें आप लोगों ने मरीज से इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, आपको पेन होता है तो पेन किस टाइम स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, या किस तरह स्टार्ट होता है आपको पेन। वो कहता है कि मैं जब बातें करता हूँ या थोड़ा सा इधर से उधर तक जाता हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट होता है। अच्छा, पेन कहाँ पे होता है, वो आपको कहे कि मुझे यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक चली जाती है, या एक जगह पे होती है, उसकी मूवमेंट नहीं होती है। उसके बाद ड्यूरेशन। अच्छा, आप कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा वॉक करता हूं तो मुझे पेन स्टार्ट होता है, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूं तो वो पेन खत्म हो जाता है। तो मीन ड्यूरेशन उसका क्या है। फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, क्या क्या सिम्टम होते हैं, वो आपके पास शॉर्ट पेन होता है, डल पेन होता है, या आपके पास वो हेवीनेस होती है आपकी चेस्ट पे, किस तरह पेन होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं। फिर एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन, उसके साथ साथ क्या होता है, हाँ चेस्ट पेन होता है, साथ में मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी स्टार्ट हो जाती है, साथ में ये होता है कि मुझे आंखों के आगे आगे थोड़ा सा अंधेरा भी आ जाता है। तो इस तरह की एसोसिएटेड चीज, या वोमिटिंग आ जाती है, या वर्टिगो आ जाती है, तो ये चीजें भी अपने साथ में बताएं। रिलीविंग फैक्टर कब खत्म होते हैं, या मैं मिल्क पी लेता हूं मुझे खत्म होता है, या मैं बैठ जाता हूं मुझे खत्म हो जाता है, तो ये रिलीविंग फैक्टर है। अच्छा, आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, जो प्रीवियसली अगर आपको कोई पेन आया है तो आप उसके ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है नहीं लेते आप उसको बताते हैं कि मैं ट्रीटमेंट कोई भी नहीं लेता उसके लिए। अब उसके साथ साथ मरीज की हम पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं। पास्ट हिस्ट्री में हम मरीज से क्या पूछते हैं, Have you had any prior respiratory problems such as respiratory infection, asthma, bronchitis, emphysema, pneumonia, tuberculosis, collapsed lungs, pneumothorax, and cystic fibrosis? ये जब हम आप लोगों को पढ़ते हैं कि HN को आप लोग डिटेल से पढ़ो, तो ये सब डिजीज आप लोगों ने HN में पढ़े हैं। जब HN में ये डिजीज पढ़े तो उस डिजीज के हिसाब से हम मरीज से क्वेश्चंस करते हैं। अब अगर आप मरीज से पूछते कि आपको पहले कभी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, उसमें में अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलैप्स लंग्स, न्यूमोथोरिक्स एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इफ यस अगर है, आस्क अबाउट ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट। अगर है तो मरीज से आप पूछ दो, अच्छा ये डिजीज आपको कब स्टार्ट हुआ था, 2020 में स्टार्ट हुआ था, वो आपको बताएंगे 2020 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उसका ड्यूरेशन कितना हुआ, 2 साल हो गए, सही। फिर उसकी ट्रीटमेंट आपने किससे ट्रीटमेंट लिया है, हाँ उसके लिए मैं ये इनहेलर यूज करता हूँ, उसके लिए मैं ये एंटीबायोटिक यूज करता हूँ, ये मेडिसिन लेता हूँ, या ये सिरप यूज करता हूँ। तो मरीज आपको ये चीजें बता देते हैं। फिर आप मरीज से दोबारा पूछते हो, हैव यू हैड thoracic सर्जरी, बायोप्सी और ट्रामा टू योर चेस्ट। कभी लाइफ में आपने थोरेसिक में कोई ट्रामा आपको हुआ है, मींस आपने एक्सीडेंट किया था, या आप गिर गए थे, या आपने कोई सर्जरी की है, बायोप्सी, या आपने उसके कोई इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं। मींस अगर चेस्ट में आपका कोई इन्फेक्शन है तो आपने फ्लूइड बायोप्सी के लिए भेजा है, या आपने उसमें कोई मसल के टिश्यू आपने बायोप्सी के लिए भेजा है या नहीं भेजा है। तो ये हम मरीज से उसके पूछते। साथ में आप स्पूटम वगैरह का भी पूछ सकते हो कि बायोप्सी वगैरह किया है कि नहीं। अब हम ये क्यों पूछते हैं मरीज से, हम बायोप्सी का इसलिए पूछते हैं कि मरीज क्या होता है, मरीज थोड़ा सा एक्टिव रहे और हमें वो डायग्नोज में क्या करें, हमें आसानी हो जाए। अब अगर मरीज ने 1 मंथ पहले क्या किया है, मरीज ने 1 मंथ पहले क्या किया है जी, सर्जरी किया है, हाँ बायोप्सी भेजा है, तो हमें आसानी होगी। किस चीज की आसानी होगी, हमें ये आसानी होगी कि मरीज की बायोप्सी हो गई है
तो इट्स मीन दोबारा हम उसको दोबारा बायोप्सी नहीं करते, हम उसका ट्रीटमेंट उसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम बायोप्सी का मरीज से पूछता है कि उस पर दोबारा खर्च ना आए, पैसे ना आए, या अगर उसको ट्रामा हुआ है, इससे पहले उसके हाँ 1 मंथ पहले मैंने एक्सीडेंट किया था, जब उसने एक्सीडेंट किया तो इट्स मीन हम उसका सीटी स्कैन कर ले, MRI कर लेंगे या चेस्ट एक्सरे करेंगे, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि उसका इंटरनल कोई जख्म तो नहीं बना है। सही। इफ यू आस्क द पर्पस, डेट एंड आउटकम ऑफ द इवेंट, फिर हम क्या करते हैं, उस इवेंट का जो वाकया हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, गिर गया है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा था, उस पे उसके चेस्ट पे कोई बाल वगैरह जो लगा हुआ है, तो उसके हम इवेंट्स का पूछते हैं। इवेंट्स का हम क्या पूछते हैं उससे कि मीन्स ये कब हुआ था, डेट कब हुआ था, उसका इवेंट किस तरह था, तो उसका आउटकम वो सब कुछ हमें क्या करता है, हमें बताता है। उसके बाद डू यू हैव एनी एलर्जी दैट अफेक्ट योर ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको कोई भी ऐसी एलर्जी है जो आपके ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी इफेक्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो हाँ, अक्सर लोग कहते हैं हाँ मुझे एलर्जी है, जब सर्दी आ जाती है तो मुझे कफ स्टार्ट होते हैं, मुझे बार बार जुकाम होता है, तो उसकी वजह से मुझे मसले आ जाते हैं और मेरी रेस्पिरेटरी चीज़ें इफेक्ट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास नीमोथोरिक्स है और हीमोथोरिक्स है। तो ये एक्सरे में हम आप लोग देख सकते हो, एक्सरे में आप लोग देख सकते हो कि इसमें आपके हीमोथोरिक्स क्या है और नीमोथोरिक्स आपके पास क्या है। नीमोथोरिक्स और हीमोथोरिक्स में क्या आप है, हीमो मीन्स ब्लड, सुन लो ये देख लो, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। फिर छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के पीछे भागते हो कि ये क्या है, ये क्या है, इधर समझो इस चीज को। हीमो मीन्स ब्लड, ब्लड आपको वाइट नजर आएगा, क्या नजर आएगा, वाइट नजर आएगा। नीमोथोरिक्स मीन्स ईयर, ईयर आपको ब्लैक नजर आएगा, ये चीज याद रखना, ईयर आपको ब्लैक नजर आएगा एक्सरे में और ब्लड आपको वाइट नजर आएगा। तो इसलिए हम हीमोथोरिक्स नीमोथोरिक्स के एक्सरे आप लोग देख लो, उसमें आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट फॉर एग्जाम। अब अगर आप मरीज की एग्जामिनेशन करते हो तो उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप आपके पास होनी चाहिए, रूलर 15 सेंटीमीटर आपके पास एक रूलर होनी चाहिए, साथ में आपके पास टेप मेजरमेंट होनी चाहिए, वॉशेबल मार्कर एंड अल्कोहल पैड आपके पास होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अगर आप एक मरीज के पास जाते हो आप ये सब चीजें अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशंस करते हैं तो हम उसमें मेजरमेंट भी करते हैं, साथ में हम उसमें मार्किंग करते हैं। जब हम मार्किंग करते हैं तो इस तरह मार्क हो कि वॉशेबल हो, ताकि अल्कोहल पैड से या किसी चीज से हम उसको साफ कर सकते हैं आसानी से, ताकि मरीज के जिस्म पे वो निशान वगैरह न रह जाए। तो ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूछ भी सकते हैं आपसे कि अच्छा अगर आप रेस्पिरेटरी की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो ये चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टेक्निक्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ थोरेसिक एंड लंग्स, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं थोरेसिक की और लंग्स की। बिफोर बिगिनिंग, स्टार्ट होने से पहले, क्वाइट इन्वायरमेंट, बिल्कुल खामोश इन्वायरमेंट होनी चाहिए, आप लोगों की तरह नहीं कि क्लास में बातें करते हो, खामोश इन्वायरमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर पोजीशन, पेशेंट सेटिंग्स फॉर पोस्टीरियर थोरेसिक एग्जामिनेशन, स्पाइन ऑफ द इंटीरियर एंड थोरेसिक एग्जामिनेशन, मरीज सेटिंग पोजीशन में होगा ताकि इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों साइड पे हमें वो विजिबली हम उसकी एग्जामिनेशन कर ले आसानी से, कि हमें डिफिकल्टी हो उसकी एग्जामिनेशन में। ये उस मरीज की बात हम करते हैं जो कॉन्शियस मरीज है और स्टेबल मरीज है। अब एक मरीज अनकॉन्शियस है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, उसको फिर हम हेल्प लेते हैं, किसी से बिठाते हैं, तो फिर हम तब उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। एक्सपोज स्किन फॉर अस्कल्टेशन, मरीज की स्किन हम एक्सपोज करते हैं अस्कल्टेशन की, क्योंकि जब बीच में कपड़े आ जाते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा मसला आता है, पर आवाज सुनने में और उन चीजों में आपको मसला आता है, तो इसलिए हम मरीज को एक्सपोज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फीमेल को हम एक्सपोज नहीं करते हैं, हम प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे और उस हिसाब से हम कर लेंगे, जो कल्चर हो कल्चर के हिसाब से हम उसको डील करते हैं। पेशेंट कंफर्ट, warm hands and diaphragm of stethoscope, be considered of women, drape shirt is cover chest। ये मैंने आप लोगों को बताया कि फीमेल की चेस्ट हमेशा कवर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन हम बीइंग अ
ह्यूमन मीन हम उस इंसान का इतना ख्याल रखते हैं कि अगर आपका स्टिच ठंडा है तो ठंडा स्टिच हम मरीज की स्किन पे नहीं रखते हैं, उसको हम हाथ से गर्म करेंगे, उसके बाद हम मरीज की स्किन पे रखते हैं। ये इतना हम मरीज का ख्याल रखते हैं। फिर आपके पास एक मरीज का आपने चेस्ट पे एक स्टिच रखा, तो स्टिच को हम क्या करेंगे, अल्कोहल पैड के साथ हम साफ कर लेंगे, दूसरे मरीज की फिर हम तब रखेंगे, क्योंकि हम चेन ऑफ इन्फेक्शन नहीं बनेंगे कि एक मरीज की चेस्ट पे आपने रखा, फिर दूसरे मरीज के पीछे एक मरीज से आप इन्फेक्शन लेके दूसरे मरीज के मैंने आप लोगों को कहा है कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम हैंड वॉशिंग करते हैं। इस तरह प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर स्टार्ट करने के बाद आप स्टिच की जो डायफ्राम है आपके पास, उसको हम अल्कोहल पैड से साफ करते हैं, उसके बाद हम मरीज के चेस्ट पे रखते हैं। इक्विपमेंट नीडेड, जितनी भी इक्विपमेंट आपके पास नीड होती है वो आपके पास होनी चाहिए। वो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो बताया कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास नीड है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास 4 टेक्निक्स है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इंस्पेक्शन हम करते हैं, पल्पेशन हम करते हैं, परकशन हम करते हैं, एंड अस्कल्टेशन हम करते हैं। अब इंस्पेक्शन आपके पास क्या है, थ्रू आई हम इंस्पेक्शन करते हैं, पल्पेशन हम फिंगर पैड के साथ हम पल्पेशन करते हैं, परकशन हम एक हाथ को नीचे रखते हैं, दूसरे हाथ से उसको परकस करते हैं, अस्कल्टेशन के लिए हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अस्कल्टेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्शन आपके पास क्या है, फेशियल इंस्पेक्शन आपके पास है। इंस्पेक्शन में हमारे पास क्या है, फेशियल इंस्पेक्शन हमारे पास है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखते हैं, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन हम देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हम मरीज का हम देखते हैं कि मरीज की फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह है, मरीज गुस्से में है, मरीज हैप्पी है, मरीज अनहैप्पी है, मरीज कोई साइनोसिस है, या मरीज की आई किस तरह है, मरीज का कलर किस तरह है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आप लोगों को पता है कि मरीज अलर्ट है, मरीज कंफ्यूज है, ड्राउजी है, सही है, तो उसका हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखते हैं। फिर पैटर्न ऑफ रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशन सांस जब वो लेता है वो किस किस्म का सांस लेता है, उसका रेट किस तरह है, रेगुलर है, इरेगुलर है, कुसुमल रिस्पायरेशन है, या कोई और टाइप उसका है, तो उसको हम देखते हैं। जनरल कंफर्ट इन ब्रीथिंग पैटर्न, मरीज की जनरल कंफर्ट क्या है, ब्रीथिंग क्या है उसकी। ऑफ द पेशेंट, डू दे अपीयर डिस्ट्रेस, मरीज तकलीफ में है कि नहीं, डिस्ट्रेस मींस मुश्किल से सांस लेता है कि नहीं लेता है। डायफोरोटिक, उस पे ऊपर स्वेटिंग पसीना है कि नहीं है। लेवर्स मींस वो अपने इसीसरी मसल यूज करते हैं कि नहीं, स्टर्नोमास्टाइड मसल हो गया आपके पास, डायफ्राम हुआ, या इंटरकॉस्टल मसल वो यूज करते हैं कि नहीं ब्रीथिंग के लिए। आर दे ब्रीथिंग रेगुलर एंड डीप, वो रेगुलर और डीप ब्रीथिंग लेते हैं कि नहीं दें। फिर डीप ब्रीथिंग और शेलो ब्रीथिंग, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिजीज में हमारे पास डिफरेंटली यूज करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चेस्ट, अब शेप किस तरह है, चेस्ट किस तरह बना हुआ है इसका, चेस्ट के डिफरेंट शेप है हमारे पास, आ गया इमेजेस में है, आप लोग देख लो, हम पढ़ते हैं। नेक एंड ट्रिपीजियस मसल, ये आपके पास बैक साइड पे क्या है, नेक हम देखते हैं, और ये इमेज में आप लोग देख लो आपके पास ट्रिपीजियस मसल है, तो इसको हम देखते हैं। स्किन कलर एंड कंडीशन हम देखते हैं। नेल्स एंड लिप्स हम देखते हैं, नेल्स और लिप्स में हमारे पास जो डिजीज के हिसाब से चेंजेस आ जाती हैं, या साइनोस हो तो वो हम देखते हैं। पोजीशन ऑफ पर्सन, मरीज की पोजीशन हम देखते हैं। एनी विजिबल बल्ज मास, या कोई भी बल्ज या मास उसके बैक साइड पे हो या फ्रंट साइड की चेस्ट पे हो, किसी भी मींस ओवर ग्रोथ हो या कोई ट्यूमर हो इंटरनल स्किन के नीचे, हम उसको पल्पेट करते हैं, हम उसको देखते हैं। शेप एंड डायमीटर, फिर उसका शेप किस तरह है और डायमीटर कितना है उसका, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद यूज ऑफ एसेसरी मसल ऑफ ब्रीथिंग, एसेसरी मसल जो ब्रीथिंग में होता है, स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड मसल, जो मैंने आपको बताया, ये आपके पास क्या है, स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड मसल है, ये मसल वो यूज करते हैं या नहीं करते हैं। देयर यूज सिग्निफिकेंट सम एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, कुछ ये तब यूज करते हैं जब मरीज को रेस्पिरेटरी की डिफिकल्टी हो, तो उस टाइम ये स्टर्नोमास्टाइड मसल यूज करते हैं। कलर ऑफ द पेशेंट्स इन पर्टिकुलर अराउंड द लिप्स एंड नेल्स बिट, मैंने आप लोगों को बताया कि नेल्स बिट पे और लिप्स पे उसका कलर हम देखते हैं। ओबियसली ब्लू इज बेड,
अगर उसका ब्लू कलर होगा तो ब्लू आपके पास क्या है, बेड है। ब्लू कलर होगा तो ब्लू आपके पास क्या है, बेड कलर है, साइनोसिस को हम कहते हैं। अगर उसके लिप्स के साइड पे होगा तो इसमें उसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। इनिशियल सर्वे ऑफ रिस्पायरेशन एंड द थोरेसिक। अब इनिशियल सर्वे उसका क्या है, रिस्पायरेशन का और थोरेसिक का। ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेट, रिदम एंड डेप्थ एंड एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिस्पायरेटरी असेसमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, डेप्थ देखते हैं और एफर्ट कर देखते हैं रिस्पायरेशन का। ये हम फर्स्ट जब भी हमारे पास मरीज आता है तो उसका हम ये चीज़ देखते हैं। स्पेशली ये आपके पास पल्मोनोलॉजी वार्ड में जो मरीज आते हैं तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें नोट करनी है और उसने देखनी है। ऑलवेज इंस्पेक्ट द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज। आपने हमेशा मरीज को इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि उसको कोई भी रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है। ऑब्जर्व द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, इट शुड बी रिलैक्स एंड कॉम। आपने मरीज की फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है कि वो रिलैक्स है और कॉम है। ऑब्जर्व लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम क्या करते हैं, हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, असेस द पेशेंट्स कलर ऑफ साइनोटिक्स, स्पेशली द फेस, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेल्स बेड। साइनोसिस हम तीन चीज़ों में देखते हैं, नेल्स में हम देखते हैं, लिप्स में देखते हैं और इंटरनल म्यूकोजा जो ओरली आपके पास है, इंटरनल म्यूकोजा उसमें हम देखते हैं। इंटरनल म्यूकोजा का मतलब ये है कि आपके इंटरनल ओरल के जो आपके पास पार्ट्स है उसमें हम देखते हैं साइनोसिस को। लिसन द पेशेंट्स ब्रीथिंग, आर देयर एनी ऑडिबल साउंड। हमने स्टार्ट में कहा कि मरीज को हम ऐसे रूम में बैठाते हैं जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, क्योंकि मरीज जब सांस लेता है उसमें अक्सर हमारे पास ऑडिबल साउंड आते हैं, वो साउंड हम कान पे भी सुन सकते हैं। तो उस तरह कोई साउंड तो आपके फील नहीं हो रहा है तो उस साउंड को हम देखते हैं। इंस्पेक्ट द नेक इज द ट्रीकिया मिडल, हम उसके नेक को देखते हैं कि ट्रीकिया जो है वो डिवेट तो नहीं हुई, ट्रीकिया मिडल पे है या किस जगह पे डिवेट हुए। अगर ट्रीकिया डिवेट होती है तो इट मींस वहां पे कोई ट्यूमर वगैरह कुछ हो तो इसलिए वो क्या होते हैं, डिवेट होती है। आल्सो ऑब्जर्व द शेप ऑफ द चेस्ट, शेप ऑफ द चेस्ट हम मरीज की ऑब्जर्व करते हैं। द इंटीरियर पोस्टीरियर यूजुअली देयर इज अ 2:1 ऑफ ट्रांसवर्स टू इंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये प्रीवियसली एमसीक्यूज में आया था, सही कि अगर एक मरीज आपके पास है तो उसका चेस्ट कितने 2:1 है, लेकिन किस साइड से पे है। जब हम उसको ट्रांसवर्स टू इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर हम लेते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर हम मरीज का लेते हैं तो तब उसका रेशो क्या हो, 2:1 होगा। ये आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक साइड पे हुआ, यहाँ 1 2, ये दो साइड है, ये साइड इतना है कि इधर से इधर तक ये इतने के बराबर है, तो ये दो साइड हुए तो इसलिए 2:1 आपके पास हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल इंस्पेक्शन है। आपके पास जनरल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, अराउंड द पेशेंट, बेड साइड, इज देयर पेशेंट यूज ऑक्सीजन। बेड साइड पे हम मरीज की देखते हैं कि मरीज ऑक्सीजन यूज करता है कि नहीं करता है। इज देयर ए न्यूबलाइजर प्रेजेंट, वहां पे न्यूबलाइजर उसको लगा है कि नहीं लगा है, या न्यूबलाइजर उसको फाइल में ऐड किया है कि नहीं किया है। उसके बाद डू यू नोटिस अ स्पूटम कप, आपने स्पूटम कप को नोटिस किया है। इस तरह नहीं कि स्पूटम को करता है वो डस्टबिन में डालता है। स्पूटम को हम एक कप में हम उसको जमा करते हैं, फिर उसकी हम 24 आवर हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। अगर बायोप्सी वगैरह के लिए बेचते हैं तो वो भी हम उससे बेच सकते हैं। न्यू फ्रेश हम लेंगे तो उसको बायोप्सी के लिए बेचेंगे, लेकिन हम स्पूटम को एक कप में जमा करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि 24 आवर में उसने कितने स्पूटम निकाले हैं, तो ये हम जमा करते हैं। अच्छा, फिर आपने ये भी देखना है कि अपीयरेंस, डज द स्पूटम हैव म्यूकॉइड, अब उसमें म्यूकॉइड है, फ्लोरेंट है, म्यूकोफ्लोरेंट है, या आपके पास ब्लड स्टेन है। अब स्पूटम आपने जमा किए हैं लेकिन उसमें फिर हमें वाज़िह पता चल जाता है कि उसके अंदर ब्लड है या उसको म्यूकॉइड है या फ्लोरेंट है। म्यूकॉइड मींस वो सॉफ्ट है, फ्लोरेंट थोड़ा सा सख्त होते हैं और कलर भी उसके चेंज होते हैं। म्यूकोफ्लोराइड, म्यूको प्यूरिलेंट का मतलब क्या है कि स्पूटम विच स्लाइडली थिक एंड क्लाउड और ओपीक्स। म्यूको प्यूरिलेंट हम उसको कहते हैं कि स्लाइडली आपके पास थिक होते हैं और क्लाउडी होते हैं।
नेक्स्ट हमारे नेल्स पे आते हैं। नेल्स को आप लोग देख लो, ये इमेज में आप लोगों को क्लियरली नजर आता है, सही है कि नेल्स उसके इस शेप के होंगे। तो ये आपके पास नॉर्मल से और ये आपके पास नॉर्मल नेल्स है। अब क्लबिंग नेल्स का हमारे पास है। क्लबिंग का मतलब क्या है? साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमारे पास होगा। क्लबिंग नेल्स कौन कौन से डिजीज में होंगे? साइनोटिक हार्ट डिजीज में आपके पास होगा ASD VSD, सही, इसमें होता है। लंग्स में आपके पास हाइपोक्सिया, लंग CA, ब्रोंकाइटिस में होगा आपके पास यू मीन्स कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज में आपके पास होगा। बाइलरी सिरोसिस में आपके पास होगा। बर्थ डिफेक्ट जो डिजीज है कंजेनिटल उसमें होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होता है। नियोप्लाज्म में होता है। GI में माल एब्जॉर्प्शन में होता है। तो ये आपके पास क्लबिंग नेल ये नहीं कि जस्ट आपके पास बर्थ डिफेक्ट डिजीज होता है, मीन्स ASD VSD हो उसकी वजह से होता है, लेकिन ये आपके पास मल्टीपल डिजीज है, इन सब की वजह से आपके पास होता है। तो इसलिए अगर आप उस कोई बंदा है उसको क्लबिंग नेल है तो आपको एक क्लू मिल गया कि ये डिजीज हो सकता है, तो फिर हम हिस्ट्री में लेते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास ये हिस्ट्री वगैरह हम